अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सेशन 2 के अंदर जो है वो आपसे फ़र्दर कुछ चीज़ें और मज़ीद आगे की डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। हमने सेशन 1 के अंदर जो है वो बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी डिस्कस किए थे, एक्सप्रेशन इक्वेशंस को भी डिस्कस किया था, पॉलिनॉमियल्स को भी डिस्कस किया था, पॉलिनॉमियल्स कितने किस्म की होती हैं वो भी डिस्कस की थी, नंबर सिस्टम को भी हमने डिस्कस किया था, इंटीजर्स, रैशनल, नॉन रैशनल, इर्रेशनल नंबर्स को। नाउ अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट यानी फैक्टरिंग पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो फैक्टरिंग पार्ट के अंदर हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, हम पहले वो नोट डाउन करते हैं, ठीक है जी, और फिर हम उसके जो है वो क्वेश्चंस लेकर उसको आपको फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग आपकी एक्सरसाइज जो होगी वो फ्रैंकस बर्डनिक की सेक्शन A3 की एक्सरसाइज है, सेक्शन A3 की एक्सरसाइज है। एंड अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो फार्मूलाज हमने जिसमें यूज़ करने हैं वो क्या है आपके पास, दैट इज़ एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सेकेंड वन जो आपने फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसे हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं। तो एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। फिर हम जो लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला वो सम ऑफ क्यूब का लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास दैट इज़ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और द फोर्थ वन इज़ डिफरेंस ऑफ क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक 4 फार्मूलाज हैं जो हमने यहाँ पे जो है वो अभी सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये हमने जो है वो आपके लिए रिवीजन का जो है वो सेशन स्टार्ट किया है कि जो हमने स्टार्टिंग में किया हुआ था हम उसको एक रिव्यू दे रहे हैं आपको, और उसके अंदर हम ये फैक्टराइंग के जो है वो पार्ट को देख रहे हैं। इससे ज़्यादा फार्मूले जो है वो हमने जनरल क्लास के अंदर लिखे थे और आपको हमने एक्सप्लेन भी किए और समझाए भी थे। अब हम ये रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू के अंदर हमने जो है वो फार्मूलाज लिए हैं जो आपके इस सेक्शन A3 के अंदर, सेक्शन दैट इज़ द एक्सरसाइज है आपकी सेक्शन A3, उसके अंदर जो कवरिंग होगी आपकी इन फार्मूलाज की बेस पे होगी। इसके अंदर जो फर्स्ट वाला स्टेप आपके पास नज़र आ रहा है ये आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर्स हैं, जो आपने बहुत मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर्स तो आपने अपनी 10 क्लास के अंदर और उससे पहले और उसके बाद इंटर में भी अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होगी तो उसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक करने के फैक्टर्स जो हैं वो आपने पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, और ये भी बहुत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको हमने यहाँ पे एक्स और ए की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए। थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला आपके पास क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द सम ऑफ क्यूब, यानी दो क्यूब को अगर प्लस करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो वो बन जाएगा ए प्लस बी, इसके फैक्टर्स बनेंगे ए प्लस बी और एक ब्रैकेट बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और डिफरेंस ऑफ ए क्यूब का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज़ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हम फैक्टरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट में होता है, और फैक्टरिंग का मतलब क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। फैक्टरिंग के अंदर जो सबसे सिंपल स्टेप होता है वो कॉमन लेने का होता है। अगर हम कॉमन लेते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में से तो वो पहला स्टेप होता है फैक्टरिंग का, और उससे क्या होता है जब चीज़ कॉमन निकलती है तो उसके बाद एक ब्रैकेट क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला फैक्टर बनता है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ क्यूब और डिफरेंस ऑफ क्यूब के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, A3 की कुछ एक्सरसाइज के हमने कुछ सवाल सेलेक्ट किए हैं, उन सवालों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है वो इन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे लेते हैं, जो आपका सवाल है यहाँ पे दैट इज़ कंप्लीटली फैक्टर द फॉलोइंग। अब
हमने यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं सेक्शन A3 से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया दैट इज 9a क्यूब माइनस 15a स्क्वायर माइनस 27a। अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टर्स में लेके जाना है। फैक्टर्स में लेके आने का मतलब क्या है कि जब हम इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकालेंगे या मिडिल टर्म अगर ब्रेक करनी है तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये फैक्टर्स यानी ब्रैकेट्स की फॉर्म में इसका आंसर जनरेट होगा। पहला स्टेप फैक्टरिंग का क्या है, हम देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन का मतलब क्या है कि वो तीनों टर्म्स के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर देखी वो क्या थी, आपके पास 9a क्यूब माइनस 15a स्क्वायर माइनस 27a, इन तीनों के अंदर हमारे पास a कॉमन नज़र आ रहा है। जब हम वेरिएबल को कॉमन लेते हैं तो जो मैक्सिमम अवेलेबल पावर आपके पास तीनों में से देख के आती है हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो एक पावर 3 है, एक पावर 2 है और एक पावर 1, यानी यहाँ पे 3a अवेलेबल है, यहाँ पे 2a अवेलेबल है और यहाँ पे 1a अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पे a जो कॉमन ले सकता हूँ वो सिर्फ एक टर्म में a कॉमन ले सकता हूँ। कोफिशिएंट्स के अंदर 9, 15 और 27। कोफिशिएंट के अगर कॉमन जब लिया जाता है तो हम उस नंबर को कॉमन लेते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हो, यानी उसके बाद फिर मज़ीद उसमें से वैल्यू कॉमन ना निकल सकती हो। तो यहाँ हमने देखा कि इन तीनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो क्या है, दैट इज़ 3, और जो वेरिएबल में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, a। इसके अंदर इस स्टेप के अंदर हम ये बताएंगे आपको कि बेसिक कॉमन का पर्पस क्या होता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कॉमन ली जाती है वो इंडिविजुअल हर टर्म से डिवाइड हो जाएगी। 9a क्यूब डिवाइडेड बाई 3a माइनस 15a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a माइनस 27a डिवाइडेड बाई 3a। तो अब यहाँ आपके पास क्या हो गया, ये जो स्टेप है ये मैंने आपको इसका बैक एंड पे जो ऑपरेशन होता है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का पर्पस क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल टर्म से उस कॉमन टर्म को डिवाइड करते हैं। तो आप इतने फ्रीक्वेंटली ये काम कर रहे होते हैं तो आपको ये स्टेप शो करने की ज़रूरत हर जगह नहीं होगी, ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बिकम 3 और 3 9 कैंसिल, 3 3 9, नीचे आपके पास a है और ऊपर a क्यूब है, यानी नीचे आपके पास a की पावर 1 है और ऊपर a की पावर 3, यानी ऊपर 3a है और नीचे 1a है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला 1a पावर 3 से कैंसिल होगा तो 3 - 1 पावर बच जाएगी आपके पास 2। देन उसके बाद आगे आते हैं हम, तो 3 और 15 कैंसिल होगा, बच जाएगा 5, 3 5 से 15, और a स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ऊपर 2a थे नीचे 1a था, तो अल्टीमेटली सॉल्व होने के बाद बच जाएगा आपके पास 1a। थर्ड टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, दैट इज -3 और 27 को 3 से जब हमने डिवाइड किया तो आ गया 9, और a ऊपर भी एक पावर 1 है नीचे भी पावर 1 है, तो इसका मतलब है ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिक स्टेप के अंदर इसका आंसर क्या बन जाएगा, बेसिक स्टेप में इसका आंसर बन जाएगा 3a कॉमन लेने के बाद 3a स्क्वायर -5a -9। अच्छा, अब इसके बाद हम दूसरे सवाल पे जाते हैं जिसके अंदर ये तो बेसिक हो गया आपका कि आपका फर्स्ट जो आपका टर्म है फैक्टरिंग का वो क्या है, कॉमन लेना। तो हमने कॉमन लेने का तरीक़ाकार देख लिया। मैं आपको यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो कॉमन लेने का प्रोसीजर है जो होता है एक्चुअली आपको शो नहीं कराया जाता, वो पीछे बैक एंड पे ये काम हो रहा होता है। क्योंकि कॉमन लेने का काम इतना इजी होता है तो इसलिए ये काम जो है वो आपको शो कराने की ज़रूरत नॉर्मल आंसर्स के अंदर नहीं है। आप जब नॉर्मल आंसर करेंगे तो आप जो चीज़ कॉमन ले रहे हैं उसको कॉमन लेंगे और जो चीज़ बच जाएगी उसको आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपके अपने ब्रैकेट्स के अंदर शो की जाएगी। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब हम यहाँ जा रहे हैं किस पे, अब हम यहाँ मूव कर रहे हैं अपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर की तरफ। मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर करने के लिए उसका प्रोसीजर समझना पड़ेगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 9, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट
आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर देंगे कितना 36। मिडिल टर्म ब्रेक करने का मतलब क्या है? मिडिल टर्म ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ये जो इनकी प्रोडक्ट है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जो प्रोडक्ट है, इसके मुझे फैक्टर्स बनाने हैं और देखना है कि कौन सा फैक्टर जो है वो मिडिल टर्म के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। यानी वो जो फैक्टर्स आपके 36 के हम फैक्टर्स डेवलप करेंगे, वो कौन सा बेस्ट सुटेबल फैक्टर है जो कि आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या करे, आपको मिडिल टर्म को अरेंज कर दे। यानी अगर मैं 36 के फैक्टर्स बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं 36 के। इसके बाद जो फैक्टर्स होंगे वो 9 की टेबल से, 12 की टेबल से, 18 की टेबल से आएगा। तो यही फैक्टर्स होंगे कि जो पलट के लिखे जाएंगे, यानी 9 अब 4 और 12 इंटू 3 और 18 इंटू 2। तो हमें इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर से हमारे पास क्या होगा, कोई एक फैक्टर ऐसा है कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो हमारे पास मिडिल टर्म की वैल्यू जनरेट होगी। अब आप देखें अगर तो 1 मल्टीप्लाई बाय 36 करने से 36 आएगा, और अगर इसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं 36 प्लस 1, 36 माइनस 1, इन दोनों सूरतों में मिडिल टर्म की वैल्यू 12 जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। 18 प्लस 2 करूँगा 20, 18 माइनस 2 करूँगा तो 16। इसका मतलब है कि 12 यहाँ पे भी जनरेट नहीं हो रहा, मैं ये वाली वैल्यू भी नहीं ले सकता। 12 प्लस 3 विल बिकम 15, 12 माइनस 3 विल बिकम 9। यानी यहाँ पे भी क्या होगा, जो मुझे मिडिल टर्म 12 चाहिए वो नहीं मिल रही। फिर उसके बाद आपके पास 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। आपके पास फोर्थ फैक्टर के अंदर भी वैल्यू जो है वो मिडिल टर्म की नहीं आ रही। लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या है 6 एंड 6। 6 एंड 6 हमारे पास क्या है, 6 और 6 हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या बन गया, अगर मैं 6 और 6 को ऐड कर दूंगा तो इट विल बिकम द मिडिल टर्म। इसका मतलब है मैं ये फैक्टर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसको लिखने का तरीकाकार क्या है भाई, 9x स्क्वायर प्लस, और अब आपके पास आगे क्या आ जाएगा, ये 12x को जो है वो हमने कैसे लिखा 6x प्लस 6x प्लस 4। अब आप देख रहे हैं कि जब 12x को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक करके लिखा ब्रैकेट के अंदर, बाकी उससे पहले वाली टर्म को एज इट इज लिखा है 9x स्क्वायर प्लस ऐसे ही लिखा हुआ है, और 12x के बाद जो प्लस 4 था वो एज इट इज लिखा हुआ है। सिर्फ 12x की जगह मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में उसके फैक्टर की वैल्यू को ऐड करके शो किया। अब क्या हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 4। अब ये टर्म आपके पास क्या हो गई, 3 टर्म्स का सवाल था, जब हमने मिडिल टर्म ब्रेक करी तो इट विल बिकम 4 टर्म्स। जब ये 4 टर्म्स आपके पास आएंगी यहाँ पर, तो इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 2 करके कॉमन लेते हैं। जब हम 2 करके कॉमन लेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 9 और 6 में से कॉमन आएगा 3, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपके पास x स्क्वायर और x में से कॉमन आएगा x। अब बचेगा क्या, जब 9 में से 3 कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा 3, ठीक है जी। यहाँ पे 2x थे, x स्क्वायर, तो x एक कॉमन निकल गया तो एक x बच जाएगा। देन उसके बाद आपके पास 6 में से जब 3 कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा 2, और एक x था वही कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास ब्रैकेट बच जाएगा ये 3x प्लस 2। क्लियर, गॉट इट। देन उसके बाद फिर आपके पास क्या है, ये जो प्लस का साइन है ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। 6x प्लस 4, अब ये 2 टर्म्स आ गई हमारे पास, ये जो 6x प्लस 4 2 टर्म्स आई हैं। अब इसमें से हमने कॉमन देखा तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि एक वेरिएबल की टर्म है, 6x में वेरिएबल है और 4 में वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आपके पास इन दोनों टर्म्स में से सिर्फ कोफिशिएंट जो हैं यानी नंबर्स में से कॉमन निकलेगा। जब नंबर में से कॉमन निकाला तो 6 में से जब 2 कॉमन निकल गया तो बच गया 3x, ठीक है जी, प्लस, और जब 4 में से 2 कॉमन निकाला तो बच गया 2। ये बन गया आपका दूसरा ब्रैकेट। जब भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो आपने एक चीज़ को याद रखना है कि इस स्टेप के अंदर ये जो 2 ब्रैकेट्स क्रिएट होंगे वो हमेशा सेम होंगे। जब हमेशा सेम होने का मतलब क्या है कि इनमें साइन भी डिफर नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर साइन डिफर कर रहा है तो इसका मतलब है आपने कोई सोल्यूशन में प्रॉब्लम करी है, या सोल्यूशन गलत है आपका, या फिर उसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती।
ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये मिडिल टर्म के अंदर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आते। इसके बाद फर्दर हम जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये जो आपके पास दो टर्म्स बन गई हैं, इन दोनों टर्म्स में ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो हमने ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, दैट विल बिकम 3x + 2। ठीक है जी, जब 3x + 2 कॉमन लिया तो फिर यहाँ से बचेगा आपके पास 3x, और यहाँ से 3x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बच जाएगा +2। तो यहाँ आपके पास ये जो टर्म थी मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद आंसर जनरेट करेगी 3x + 2 एंड 3x + 2। क्लियर, गॉट इट। ये आपने क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के अंदर जो नंबर्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वो जो आया मल्टीप्लाई करने के बाद 36 था। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, 136, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 एंड 6 × 6। ये जो 5 फैक्टर्स हैं, ये कोई एक फैक्टर फिक्स हो जाएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म में जाके। तो यहाँ हमने देखा फर्स्ट 4 जो थे वो सेटल नहीं हो रहे थे। ठीक है जी, जो लास्ट फैक्टर था वो जाके एडजस्ट हुआ, जिनको हमने ऐड करा तो हमारा मिडिल टर्म की वैल्यू के बराबर आ गया। तो यहाँ हमने क्या किया, उसको रिप्लेस किया, 12x को क्या कर दिया, ब्रेक करके लिखा उस फैक्टर की फॉर्म में, और फिर उसको मज़ीद ओपन करके फर्दर सॉल्व किया। तो ये कहलाती है आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर्स की फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर्स भी हो गए आपके पास। ठीक है जी, और कॉमन वाला भी आपने देख लिया। अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, अब हम मूव कर रहे हैं आपके पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की तरफ। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के लिए हमने फॉर्मूला सवाल लिया x⁴ - 81, x⁴ - 81। अब जब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे जो हमारी फैक्टरिंग थी वो हमारी फैक्टरिंग यहाँ पे कैसे आई, यहाँ हमारी फैक्टरिंग कैसे आ रही है कि x⁴ का मतलब क्या है, x⁴ 2। ठीक है जी, माइनस 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। ये जो हमारे पास सवाल था, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लिया था, उसके अंदर दोनों टर्म्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो x⁴ भी परफेक्ट स्क्वायर है और 81 भी हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो लिखा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, यानी x² - a² = x + a एंड x - a। तो जब मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये बन जाएगा आपके पास x² + 9 और x² - 9। ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब जब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर को हमने सॉल्व किया तो उस फॉर्मूले के अंदर दो स्क्वायर की टर्म्स हैं, दो स्क्वायर की टर्म्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है। जब हमने इसको सॉल्व किया फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो जो दो ब्रैकेट डेवलप हुए आपके पास, उसके अंदर फिर दोबारा आपके पास क्या आ रहे हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज और बीच में अगर माइनस आ जाता है तो हम उसमें दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यूज हैं, मगर उसके अंदर आपके पास क्या है, मगर उसके अंदर बीच में प्लस का साइन आ रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। तो ये दूसरा ब्रैकेट जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, x का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, और 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, यानी यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास दोबारा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बिकम x² + 9 एंड ये हो जाएगा x + 3 और x - 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि हमारे क्वेश्चन के अंदर एक फार्मूला जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, और ऐसा भी हो सकता है कि हम जब कोई सवाल सॉल्व करें तो एक सवाल के अंदर दो फार्मूले जो हैं वो बैक टू बैक इस्तेमाल हो रहे हो, यानी पहले एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाए और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद उसमें कोई दूसरा फार्मूला भी अप्लाई हो रहा हो। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 4 हमने लिया है क्यूब से रिलेटेड, दैट इज 27 - 8m³। अब 27 - 8m³ जो है वो क्या है आपके पास,
यानी आपका हर स्टेप के अंदर हमने एक एक क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे, ताकि आपको जो है वो इस एक्सरसाइज को करने में आसानी हो, कि मिडिल टर्म ब्रेक करने का भी फैक्टर्स आपके अवेलेबल हो जाएं और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर भी आपको मिल जाए और क्यूब की एप्लीकेशन जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाए। जब आपके पास क्यूब की एप्लीकेशन भी यहाँ पे आ जाएगी तो अब आप ये जो आपकी सेक्शन A3 एक्सरसाइज है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जब हमने इस सवाल को देखा तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, 27 माइनस 8m³। जब हम क्यूब की एप्लीकेशन करेंगे तो क्यूब की एप्लीकेशन में हमें याद रखना होगा कि दोनों जो टर्म्स हैं वो क्यूब वाली होनी चाहिए, यानी वो किसी नंबर की क्यूब रूट हो। तो 27 इज अ क्यूब रूट ऑफ 3, यानी आपके पास क्या होगा 3 की पावर 3 जो है वो बन जाएगी आपके पास 27। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, तो ये हमारे पास क्या है, इट्स कॉल्ड अ क्यूब रूट। और फिर 8 आपके पास क्या होता है, 8 होता है आपके पास 2 का क्यूब, तो ये मैं लिखूंगा कैसे, 3 का क्यूब माइनस 2m का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2m क्यूब। ये फॉर्मूला आपके पास कौन सा हो गया, ये फॉर्मूला आपके पास डिफरेंस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है, जिसको हम कहते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होगा किसके, ये a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो अब इसको फॉर्मूले में जब लिख के एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह है 3 माइनस b की जगह आ गया 2m, और फिर आपके पास a का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 और b की जगह आ जाएगा 2m प्लस देन फिर 2m का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 2m, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 2 6m प्लस, ठीक है जी, और 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर जो है वो सेक्शन A3 फैक्टरिंग के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किए फार्मूलाज को, ठीक है जी, जो आपके एल्जेब्रिक फार्मूलाज हैं। एल्जेब्रिक फार्मूलाज के अंदर हमने जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर को डिस्कस कर लिया, हमने जो है वो डिफरेंस ऑफ क्यूब को डिस्कस कर लिया और सम ऑफ क्यूब को डिस्कस किया और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर को डिस्कस किया, और इन सब के से रिलेटेड हमने 4 एक क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए कि जिससे आपको जो है इनकी एप्लीकेशन या इनका सोल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाए। तो आप एक्सरसाइज सेक्शन A3 आप जो है वो कर सकते हैं इजीली। अब हम मूव करेंगे सेक्शन A4 की तरफ, जिसके अंदर हम जो है वो फ्रैक्शंस के ऊपर जो है वो काम करेंगे। अच्छा, अभी जो हमने करा वो था फैक्टरिंग का पार्ट, जिसके अंदर हमने जो है वो फॉर्मूले की एप्लीकेशंस करी थी, ठीक है। अब हम जो है वो सेक्शन A4 की तरफ इसी में मूव कर रहे हैं, जो इससे रिलेटेड आगे फ्रैक्शन से रिलेटेड है। यानी अब हम जो पार्ट करेंगे वो हमारे पास है दैट इज़ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आप जो है वो काफ़ी टाइम से सॉल्व करते हुए आते हैं, ठीक है जी, 9 मैट्रिक के अंदर, बल्कि उससे पहले भी, और ये बेसिक कैलकुलेशंस जो होती हैं वो उससे रिलेटेड सवाल है। और ये आपके पास जो है दैट इज़ सेक्शन A4, इट विल कवर योर एक्सरसाइज सेक्शन A4। फ्रैक्शंस के अंदर कुछ रूल्स हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या कहता है, फर्स्ट रूल आपके पास जो कहता है वो कहता है कॉमन डिनोमिनेटर का। कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि जब आपके पास फ्रैक्शंस के अंदर क्या हो, फ्रैक्शन के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर वो वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर आपके पास वो वैल्यू होती है कि जिसके अंदर आप फ्रैक्शन में नीचे के अंदर जो पार्ट लिखते हैं वो डिनोमिनेटर कहलाती है। और जब हम उसको ऐड या सबट्रैक्ट के लिए लेके जाते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को ही सेम करना होता है। अगर कॉमन डिनोमिनेटर यानी सेम डिनोमिनेटर आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास फ्रैक्शन की जो एडिशन सबट्रैक्शन है वो ईजी है, ठीक है जी। देन उसके बाद रूल 2 जो है आपके पास, यहाँ पर रूल 2 है आपके पास, दैट इज़ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का मतलब फ्रैक्शन के अंदर जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो अलग अलग हों। अगर फ्रैक्शन के अंदर नीचे वाली टर्म्स अलग अलग होंगी आपके पास, तो उसके अंदर आपने क्या करना होगा, पहले उनको सेम करना होगा। और उसके लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं LCM।
आपने जो है वो अपने बचपन के अंदर जब से आप फ्रैक्शंस इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर ये एलसीएम की तमाम को जो है वो ज़रूर फेस की जाती है आपके पास, चाहे वो मैट्रिक हो, मैट्रिक से पहले हो, मैट्रिक के बाद हो। ठीक है जी। तो फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट आते हैं तो उसके अंदर एलसीएम लेकर उसको क्या किया जाता है, सेम किया जाता है। देन उसके बाद थर्ड रूल आपके पास क्या है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको याद रखना होगा, लेट सपोज a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय c अपॉन d, तो इट विल बिकम ac अपॉन bd। इसका मतलब क्या है, आपके पास जब फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन होती है तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि आपके पास ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, यानी a न्यूमरेटर में था, दूसरे फ्रैक्शन में c न्यूमरेटर में था, तो ये a c से मल्टीप्लाई होकर ac बन गया। b डिनोमिनेटर में था और d डिनोमिनेटर में था, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए, दैट विल बिकम bd। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्रॉस में आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे जाते, ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिखी जाएगी, नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, a को मैंने कहीं d से मल्टीप्लाई करके नहीं शो कराया, b को c से मल्टीप्लाई नहीं किया, a को c से मल्टीप्लाई किया और b को d से मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म जो है वो नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। ये आपके पास बेसिक रूल हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के। कॉमन डिनोमिनेटर है तो आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आपने क्या करना होगा, उसको कॉमन करना होगा थ्रू एलसीएम। और जहाँ मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास क्या होगा, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई की जाएगी। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, जिससे हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था वो फैक्टरिंग का था, और ये अब फ्रैक्शंस जो हैं वो फैक्टराइजेशन के साथ मर्ज होकर यहाँ पर आपको जो है वो हम कराएंगे। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है जी। और इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। ठीक है जी, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया, दैट इज़ 1/3 माइनस 5/8 प्लस 5/12। क्योंकि सेम डिनोमिनेटर का मतलब तो आसान है, सेम डिनोमिनेटर के अंदर तो कोई इतनी मेहनत वाला काम करना ही नहीं है आपको। जहाँ आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो उसको सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम क्रिएट करेंगे इसका। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है भाई, ये आपने बचपन में किया होगा, 3, 8 एंड 12 का आपने एलसीएम लेना है और इसके मल्टीपल्स ले लेते हैं पहले। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 4 8, 2 6 12। देन अगेन फिर हम 2 से सॉल्व करेंगे तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 4, 2 3 6। देन उसके बाद फिर हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 2 और ये 3 एज इट इज़ रहेगा। और फिर हम जब 3 से इसको लेंगे तो ये 3 1 और यानी हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 24। अब हमारे पास इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ गया है, इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर आ गया है 24। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको सॉल्व करने के लिए अब मुझे क्या करना है, मैंने इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, दैट इज़ 24। अब देखिए आपके पास ये 24, जब आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपको बताया जाता है कि 24 3 के टेबल में कहाँ आता है, सही है जी। तो उसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, 24 को 3 से डिवाइड कर दें। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 3 8, तो ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 1 8 माइनस, फिर दूसरा डिनोमिनेटर क्या है 8, तो 24 8 के टेबल में कहाँ आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 15। फिर प्लस 24 एलसीएम डिनोमिनेटर 12,
24 12 के टेबल में कहाँ आएगा, तो 24 को 12 से डिवाइड कर दें आप तो बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इट विल बिकम 10। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो कैलकुलेटर से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। 8 माइनस 15 विल बिकम -7 प्लस 10, ये हो जाएगा आपके पास कितना 3/24, 3/24। 8 माइनस 15 प्लस 10, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास 3/24। 3/24 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 8 ज़ा 24, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है जी। अब यहाँ आपके पास क्या होता, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू 3, 8 और 12 ये जो अलग अलग हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, अगर ये वैल्यू सिंपल होती तो मेरा डायरेक्ट ये स्टेप बन जाता। क्योंकि ये सेम नहीं थी इसलिए हमने क्या किया, इसका हमने पहले एलसीएम लिया और एलसीएम की वैल्यू से फिर इसको क्या किया, सेम करके फिर आगे सॉल्व किया, ताकि तमाम वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज से उसके न्यूमरेटर को सेम कराया और फिर हमने जाके जो है वो ऐड सबट्रैक्ट किया। अब आप देखें यहाँ पे 3, 8 और 12 का कॉमन डिनोमिनेटर बनाया 24, तो हमने जो इसके न्यूमरेटर में वैल्यूज़ थी 1, 5, 5 वो एज इट इज़ नहीं ले ली। जिन जिन नंबर से मल्टीपल बनकर ये 24 तक पहुँचेगा उन मल्टीपल से इनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कराया। ये 3 8 ज़ा 24 होगा तो 8 1 ज़ा 8, न्यूमरेटर बढ़ गया। 8 3 ज़ा 24 तो 3 5 ज़ा 15, ये 5 से चेंज होके 15 हो गया। 12 2 ज़ा 24 तो ये 2 5 से मल्टीप्लाई होके 5 चेंज होके क्या आ गया 10 आ गया। तो इसका अल्टीमेट प्लस माइनस करने के बाद आंसर 3/24 आया और 3/24 भी कैंसिल हो जाएगा। 3 ऊपर है 24 नीचे, जब ये कैंसिल होगा तो ऊपर 1 और नीचे 8 बच रहा है, तो इसको हम 1/8 की फॉर्म में लिखेंगे। आप इसको मिस्टेक करके 8/1 नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो मूव करते हैं किसकी तरफ, हम मूव करते हैं अलजेब्रिक एलसीएम की तरफ। अगर हमारे पास सवाल आ जाए दैट इज़ 5x ओवर x स्क्वायर माइनस 4 प्लस x/x माइनस 2, नंबर वाले एलसीएम तो आपने सॉल्व भी किए हुए होंगे। ठीक है जी। जनरली ये वाले एलसीएम जो हैं वो भी आपने सॉल्व किए होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, बट क्योंकि ये कोर्स में आप क्या करते हैं, फर्स्ट रिवीजन लेते हैं तमाम चीज़ों का, ताकि जब आप आगे बढ़ के सवाल सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जब हम फ्रैक्शंस में वेरिएबल का एलसीएम लेंगे, देख रहे हैं आप कि कॉमन डिनोमिनेटर तो यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, एक वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 है और एक x माइनस 2 है। तो जब आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, पहले इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अलजेब्रिक एलसीएम के लिए अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाई होगी तो पहले हमें उसको सिंप्लीफाई करना होगा। यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आगे वाले फैक्टर को हमने अभी चेंज नहीं किया, आगे वाले फैक्टर को एज इट इज़ रखा है। तो यहाँ आपके पास जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई होगा तो इट विल बिकम a प्लस b और a माइनस b, और दूसरा फ्रैक्शन जो है वो अभी हमारे पास एज इट इज़ है, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया। अब हम इसको जब कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, जब हम इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे तो अलजेब्रिक एलसीएम में हमें समझना है क्या, अलजेब्रिक एलसीएम लेने का तरीक़ाकार क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको हमने मर्ज करके लिखना होता है। बट हम क्या करते हैं, हम मर्ज करके जब लिखते हैं उसको तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम रिपीट नहीं करते। तो अब जब हम इसको कैरी ऑन करते हैं यहाँ पे, तो कैरी ऑन करने में क्या आ जाएगा आपके पास, अभी हमने आपको बताया कि जब हम अलजेब्रिक एलसीएम लेते हैं तो हम सब कुछ मिलाकर लिख देते हैं, बस जो चीज़ कॉमन होती है उसको रिपीट नहीं किया जाता। तो x प्लस 2 आएगा, x माइनस 2 आएगा। अब आप देखें x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, जब ये रिपीट हो गया तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब यहाँ आपके पास जो है वो हम इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, हम इसको 1 दफ़ा लिखेंगे। अब देखते हैं जो हमारा एलसीएम आया है x प्लस 2 और x माइनस 2, ये फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर पूरा मौजूद है।
इसका मतलब क्या होगा कि इसका न्यूमरेटर जो है वो अनचेंज होकर एज इट इज़ आ जाएगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, और फिर जब हम देखते हैं दूसरा डिनोमिनेटर को, तो दूसरा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास, एलसीएम x+2 और x-2 था, डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पे x-2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, लेट्स सपोज x+2 और x-2, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा किससे, x-2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x-2 कैंसिल और बच जाएगा x+2। ये जो x+2 बचेगा इसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू x+2। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जैसे हमने कहा था ना 24 को आप देखेंगे 3 के टेबल में कहाँ आता है, ठीक है। तो फिर हमने इसका दूसरा तरीका क्या निकाला था, 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल गया था 8। इसी तरीके से अब यहाँ एलसीएम क्या है, x+2 x-2, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो क्या है, x-2 है। तो अब मैंने क्या किया, एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कराया, जो आंसर आया फिर उसको मैंने उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, दैट इज 5x प्लस x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 2 ये हो जाएगा 2x होल डिवाइडेड बाई x+2 और x-2। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो अरेंज करने में क्या हो जाएगा, x² की टर्म पहले आएगी, 5x और 2x। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था कि जब वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है जी, सेम पावर होती है तो वो प्लस हो सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 1 तो 5+2 विल बिकम 7x, ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x+2 एंड x-2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज कॉल्ड योर अलजेब्रिक एलसीएम। अलजेब्रिक एलसीएम का मतलब क्या होगा आपके पास, कि आपके पास जो है वो नंबर की फॉर्म में आपके पास वैल्यू नहीं होगी डिनोमिनेटर के अंदर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर की फॉर्म में थी 3, 8 एंड 12। अब यहाँ आपके पास सेकंड में क्या था, x² -4 और x-2। इस मीन्स कि यहाँ आपके पास जो है वो नंबर से हट के वेरिएबल्स के अंदर आपके पास क्या हो गई है, वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं, जिससे हम जो है वो सॉल्व करने के लिए एलसीएम जब लेंगे तो हमें ये देखना होगा कि कहीं उसके अंदर कोई फैक्टराइजेशन पहले तो नहीं हो रही। जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया इसको, पहले a² - b² सॉल्व किया और उसके बाद हमने इसका क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या है, एलसीएम का तरीकाकार ये है कि हम सब डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मिलाकर लिखेंगे, मगर जो चीज़ कॉमन है उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब हम मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, अब आ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड AB/C, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट हमने ले लिए यहाँ पे, दैट इज C² अपॉन 3A²B, ठीक है जी, अपॉन 1/ABC। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने क्या कहा था आपको कि न्यूमरेटर की वैल्यूज़ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएंगी, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएंगी। तो AB न्यूमरेटर में है, C² न्यूमरेटर में है और 1 न्यूमरेटर में है। तो ये AB मल्टीप्लाई होगा, C² मल्टीप्लाई होगा, और 1 से जब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो ये एज इट इज रहेंगी, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। नीचे आपके पास नंबर की फॉर्म में सिर्फ क्या है, 3 है, तो 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। A² और A बेस सेम है, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पावर 3 बन जाएगी। फिर B आपके पास 2 हैं तो B 1 और 1 ऐड होके B² हो जाएगा, और C 2 हैं तो इट विल बिकम C²। अच्छा, अब यहाँ ये फर्दर सिंप्लीफाई होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब आप देखते हैं यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे तो ऊपर एक A था, ठीक है जी, और नीचे 3 A हैं, तो आपके पास 3 नीचे रहेगा,
ए क्यूब से ए स्क्वायर हो जाएगा। 3a में से एक a न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे a स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, b और b स्क्वायर कैंसिल, खाली b बच जाएगा नीचे। फिर आपके पास नीचे क्या है, c स्क्वायर और c स्क्वायर, ये c स्क्वायर पूरा c स्क्वायर से कैंसिल होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं बची, सारी कैंसिल आउट हो गई हैं। तो इसलिए क्या होगा आपके पास, इसलिए जो है वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे आंसर लेंगे 1/3a स्क्वायर अपॉन b, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, अब हम मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया था ऐसा जिसके अंदर हमारे पास फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व हो जाए और डिवीजन वाला पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाए। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हमने उठा लिया है जिसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक भी करेंगे, हम फॉर्मूला भी सॉल्व करेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, और फ्रैक्शंस में भी इसको जो है वो सॉल्व किया जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 मिडिल टर्म ब्रेक करनी है इसकी। तब हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट वैल्यू के साथ क्या है 1 और लास्ट क्या है 6, तो 6 आपके पास वैल्यू है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए 6 प्लस 1 6 माइनस 1, इन दोनों से बीच का वैल्यू नहीं आ रही। 2 प्लस 3 आपके पास क्या होगी 5, ठीक है जी, और 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला फैक्टर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन लेने में क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, मिडिल की टर्म वैल्यू क्या है 1x, तो 1x कैसे आएगा 3x माइनस 2x करके, ठीक है जी, और आगे माइनस 6 एज इट इज रहा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का मतलब क्या है, मिडिल टर्म ब्रेक करने का मतलब है कि जब मिडिल टर्म की जगह हम वो वैल्यू लेके आएंगे तो आपके पास सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें 3x माइनस 2x करा हमने, तो आपके पास क्या है 1x आ जाएगा, तो कुछ सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास वैल्यू है 1 और 2, ठीक है जी। तो 1 और 2 का तो फैक्टर्स अगर आप बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 और 2 का फैक्टर 2 बन जाएगा, ठीक है जी, और उसमें एक ही फैक्टर है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 में 2 माइनस 1 करने से मुझे मिडिल टर्म मिल जाएगी मेरी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और आगे माइनस 2। देख रहे हैं आप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो अपनी जगह पे वैसी है, ठीक है जी। तो मिडिल टर्म आपके पास क्या हुई, जो मिडिल टर्म आपके पास आ रही है वो थी 1x, तो 2x माइनस एक्स करूँगा तो क्या होगा 2 माइनस 1 विल बिकम 1। ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, वो रेसिप्रोकल हो जाती है, वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस पे अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, तो अब इसके सॉल्व करने के लिए अब क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे ली वैल्यू, ठीक है जी, अब हमारे पास जो है वो इसके 3 स्टेप्स जो बाकी हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर के अंदर हमने कॉमन लिया, ठीक है, जब न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 3, ठीक है जी, फिर माइनस का साइन है और आगे वैल्यू माइनस 2x माइनस 6, इसमें से सिर्फ कॉमन आएगा 2। जब हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो आगे ब्रैकेट में वैल्यू की जो है वैल्यू चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया वैल्यू तो यहाँ बच जाएगा माइनस 2 कॉमन ले लिया तो खाली बच जाएगा x, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस विल बिकम प्लस, और 6 में से 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3। अब आपको ये बताया था कि जब मिडिल टर्म ब्रेक की जाती है तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। देन उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा,
x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है जी। फिर माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन कॉमन लिया तो आगे देखा एक x है एक 2 है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। जब हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती तो क्या होगी, आप 1 कॉमन ले लेंगे। जब हम 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x बचेगा आगे, साइन जब माइनस कॉमन ली जाती है तो आगे साइन चेंज हो जाएगी प्लस, और ये हो जाएगा 2। आप दोनों के मिडिल टर्म में देख रहे हैं, आप दोनों के ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ठीक है। आगे जो आपके पास वैल्यू थी वो क्या थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया यहाँ पे हमने, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। नीचे भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो इसको जब सॉल्व करा हमने फर्दर तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 कॉमन लिया ब्रैकेट, तो ये बच जाएगा x, यहाँ से बचेगा माइनस 2, ठीक है। नीचे क्या है, x प्लस 2 कॉमन लिया तो आपके पास इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस 1, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और x माइनस 1, और नीचे आएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 3। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कोई चीज़ सिमिलर है तो वो ऊपर नीचे क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा x प्लस 3 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इधर x प्लस 1 और सॉरी x प्लस 1 नहीं x माइनस 1 और x माइनस 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच जाएगा, दैट इज x माइनस 2 और x प्लस 1, नीचे बचेगा x प्लस 2 और x माइनस 3। ये x माइनस 2 और x प्लस 2 आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है जी। सेम वैल्यूज आपस में कैंसिल हो सकती हैं, साइन का डिफरेंस होगा अगर तो वो आपस में कैंसिल नहीं होती। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस सेशन में हमने जो है वो डिस्कस किया फैक्टरिंग को, ठीक है। फैक्टरिंग के अंदर हमने जो है वो फॉर्मूलाज डिस्कस करे, मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा हमने, जो है वो इसके अंदर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ क्यूब और सम ऑफ क्यूब के फॉर्मूले सॉल्व किए, ठीक है, जिसके अंदर हमने सेक्शन A3 को सॉल्व किया था। फिर हमने इसके अंदर इस सेशन में फ्रैक्शंस को देखा, फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल, और उसके अंदर उस फ्रैक्शंस के अंदर हमने जो है वो फैक्टराइजेशन वाले पार्ट को भी जो है वो इंड्यूस किया है। तो हमने यहाँ पे वो कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिलीवर करे कि जिससे आपका ये एक्सरसाइज सेक्शन A4 जो है, जिसमें फैक्टराइजेशन और फ्रैक्शंस मिलकर आ रहे हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बन सकती है, तो आप इसको जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जब आप ये सवाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसमें कोई भी अगर आपको इशू होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपके ग्रुप में अवेलेबल हूँ, ठीक है जी। आप में कोई भी आपकी क्यूरीज है तो आप वहाँ पे जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।